नमस्कार दोस्तों, एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। भाजपा फिर आगे। सवाल ये कहा जाता है कि जो जीता वो सिकंदर। अभी जीत तो तय नहीं हुई है, पर एक होता है मनोवैज्ञानिक जीत कि हम अपने कॉन्फिडेंस से इतने लवरेज होते हैं, इतने भरे हुए होते हैं कि हमको लगता है कि अगर हम बहुत आगे लीड कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी युद्ध में, वो चाहे किसी भी तरह का युद्ध हो, किसी भी तरह की भूमिका हो, तो हम ये देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो भाजपा जो है मध्य प्रदेश की 29 जो सभी सीटें हैं उन पर उसने भाजपा ने अपने प्रत्याशी का चेहरा साफ कर दिया है। भाजपा की दूसरी सूची में मध्य प्रदेश की शेष 5 सीटें जो है उसके भी प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। इनमें 2 मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके विपरीत अभी तक केवल 10 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कांग्रेस कर पाई है। प्रदेश में संगठन स्तर पर कांग्रेस अभी कमजोर दिख रही है। ऐसे में प्रत्याशी चयन में कांग्रेस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। चुनाव से पहले ही भाजपा के मुकाबले कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले सुनते हैं कि इसमें राजनेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मिशन 400 पार के लिए सभी 29 जीतने वाले उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को चुनाव में हारने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे नेता जिन्हें उम्मीदवार बनाने की तैयारी थी वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह दिवालियेपन की स्थिति से गुजर रही है और आगामी दिनों में कांग्रेस पार्टी को 28 सीटों के उम्मीदवार ढूंढना भी मुश्किल हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में थोप रही है प्रत्याशियों को, जो जहां का नहीं है उसको वहां से टिकट दे रही है, क्योंकि उसको लगता है कि जनता किसी को भी चुन लेगी, बीजेपी जिसको उतारेगी। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए टिकट बदलने का काम। लेकिन ये बात खत्म नहीं हो जाती है कि लोग सवाल पूछना बंद कर देंगे या जवाबदेही खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी जनता के हिसाब से लोकल प्रत्याशी जहां से जैसा है उसको देने के लिए प्रयासरत है। भारतीय जनता पार्टी आज ये बताए तो उसको इतने सारे टिकट काटने क्यों पड़ रहे हैं। भोपाल से जो टिकट दिया था उसको जीतने के बाद टिकट काट दिया गया, और जिनको अब टिकट दिया है वो विधानसभा चुनाव 27,000 वोटों से हार गए हैं। ये क्या मजबूरी है? बीजेपी के पास नेता नहीं है क्या? ये बड़ा सवाल है। तो अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के पास नेता नहीं है, या बीजेपी के पास नेता नहीं है, या लोकसभा में लोग चुनाव लड़ने में उतने उत्सुक नहीं है। पर चुनाव तो चुनाव है और चुनाव में सब लोग भाग लेंगे और दोनों पार्टियां बढ़ चढ़ के भाग लेंगी। फिर भी चूंकि 29 नाम भाजपा ने जारी कर दिए हैं, तो भाजपा के पास ये कहने के लिए है कि अभी कांग्रेस को लोग नहीं मिल रहे हैं। जबकि कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने जिस तरह के नाम जारी किए हैं उसमें स्थानीय लोग नहीं हैं। हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो हम सबसे पहले पवन पटेल जो हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो पवन जी आप अपनी बात कहें, क्योंकि ये बात आ रही है कि आप कहीं इस पूरे रेस में नाम घोषणा में पीछे रह गए हैं, आपको लोग नहीं मिल रहे हैं, और जैसा कि मोदी की गारंटी का जादू सिर चढ़ के बोल रहा है, ऐसा परसेप्शन पूरे देश में बनाया जा रहा है, और ख़ास करके हिंदी पट्टी में। तो आप मध्य प्रदेश में चूँकि अभी आपने विधानसभा चुनाव हारा है और बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी, मोदी जी की गारंटी की बात की आपने, बीजेपी के हौसले बुलंद है की बात की। जी, मोदी जी की गारंटी वारंटी तो कुछ है नहीं, गारंटी तो पूरी तरह से फेल है, गारंटी पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। चाहे महंगाई की गारंटी हो, चाहे बेरोजगारी की गारंटी हो, चाहे किसानों के दुगनी करने की गारंटी हो, हर गारंटी मोदी जी की फेल हुई है। जिन 10 गारंटियों का सबसे ज्यादा इन्होंने प्रचारित किया, जिन 10 गारंटियों को, जिन 10 गारंटियों का सबसे ज्यादा विज्ञापन दिया, सारी गारंटियां फेल है। आप एक तरफ से बात कर लीजिए। ये जरूर है कि ये ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास इनका हमेशा से रहा है। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, काम कुछ नहीं करेंगे, और जब काम नहीं करेंगे, जवाबदेही होगी, तो नए नए सपूके, नए नए पैकेज में नए नए जुमले लेकर के आ जाते हैं। आज देखिए हर पार्टी की अपनी अपनी प्रक्रिया होती है। हमारी पार्टी की भी प्रक्रिया है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। आज भी माननीय जीतू पटवारी जी ने कहा है, अपने बाइट में कहा है, हम लोग भी मिल के आए हैं कि मेरे ख्याल से 18 तारीख तक पूरे उम्मीदवारों के टिकट डिक्लेयर हो जाएंगे। और यहाँ रही मशक्कत करने वाली, कोई मशक्कत करने वाली, हर जगह हर सीट से हमें 10-10, 15-15 लोगों के बायोडाटा मिले हैं। कहीं ऐसा नहीं कि कोई उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है। आज हर व्यक्ति जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ से हमें जो छुटकारा मिलाना है। जो आज भारतीय जनता पार्टी जो संविधान को खत्म करना चाह रही, गरीब को खत्म करना चाह रही है,
उन सब के खिलाफ हमें लड़ाई लड़ना है। तो इस देश कांग्रेस पार्टी के साथ वही लोग आ रहे हैं कि जिनका विश्वास संविधान के ऊपर था, और जो लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं वो किसी न किसी दबाव में छोड़ के जा रहे हैं। कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है जो कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को समझता है, इतने दिन तक कांग्रेस में रहता है और फिर अचानक उसको भक्ति आती है, अचानक उसको देशभक्ति जाग जाती है, अचानक उसको राम भक्ति जाग जाती है। तो ये कहने की बातें हैं, उसके ऊपर किसी न किसी तरह का दबाव रहता है, किसी के पास बिजनेस का दबाव रहता है, अलग अलग तरह के दबाव रहते हैं। तो वो फिर वॉशिंग मशीन में धुलते हैं भारतीय जनता पार्टी के और नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, जैसे अजय यादव जी को दिखाया है। खुद तो चुनाव लड़े, 1200 वोट पाए, और अब वहां जाकर के ऐसा लग रहा है वॉशिंग मशीन धुलाई का कमाल देख रहे हैं आप। तो ऐसा कुछ नहीं, 18 तारीख तक हम लोग के भी बाकी उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी। जी, तो पवन पटेल जी, आपका कहना है कि कांग्रेस बीजेपी के पास जो एक वॉशिंग मशीन है उससे लोगों को वो धो रही है और पाक साफ करके निकाल रही है। जैसे जो लोग धार्मिक स्थलों में जाते हैं, तीर्थाटन में जाते हैं, तो लौट के आके सोचते हैं कि वो उससे उनको पवित्रता मिल गई है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस या बाकी पार्टी के लोग जो भाजपा में जा रहे हैं वो किन्हीं कारणों से जा रहे हैं और आपके पास कैंडिडेट का कोई टोटा नहीं है। पर परसेप्शन दूसरी तरह से जो बाजार में या मीडिया में बातचीत होती है तो कहीं ये लग रहा है कि रेस में आप थोड़े पीछे हैं। मैं हमारे एडिटर जो हैं मध्य प्रदेश के सुनील श्रीवास्तव, उनसे चाहूँगा कि ज़मीनी स्तर पर किस तरह की बातचीत है, भाजपा के लोग क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं, इनकी तैयारी क्या है, इनके मनोबल की बात करेंगे। और चुनाव संभावित रूप से हमको लगता है कि थोड़े दिन में आचार संहिता लग जाएगी, लोकसभा एक बड़ा एरिया होता है, तो उसको किस तरह से कवर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी है? सुनील, देखिए सुभाष जी, अगर बीजेपी की रणनीति की बात करें तो बीजेपी की साफ रणनीति है कि हर पोलिंग बूथ पर 370 वोट कैसे बढ़ाए जाएं, इस पर बीजेपी काम कर रही है। दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक दबाव की जो आपने बात की है, तो 29 के 29 कैंडिडेट डिक्लेयर करके बीजेपी ये बताने में कोशिश कर रही है जनता को कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं थी, हमारे नीति, नेता और नियत बिल्कुल स्पष्ट थी और यही वजह रही कि हमने टिकट सबसे पहले डिक्लेयर कर दिए। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 10 जो सीटें डिक्लेयर की, उसके अलावा 8 सीटें और हैं कांग्रेस की, 18 सीटें हैं जिनको कांग्रेस को डिक्लेयर करना है। खजुराहो की जो सीट है तो इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी खाते गई है और समाजवादी पार्टी खजुराहो से कैंडिडेट उतारेगा। इसके अलावा झाबुआ की अगर बात करें सुभाष जी, शांतिलाल भूरिया और केवीएस मीणा, इन दो नेताओं के नाम यहाँ पर पैनल में है। इंदौर की बात करें तो पैनल में भेजे गए हैं सत्यनारायण पटेल हैं, पटवारी हैं, शेखावत। राजगढ़ की बात करें तो सिंह और दिग्विजय सिंह का नाम सीट पर है। इसके अलावा गुना की अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस यहाँ पर अरुण यादव को चुनावी मैदान में उतारने वाली है। इसके पीछे एक रणनीति है, क्योंकि केपी यादव जिन्होंने पिछले लोकसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट काटा गया है और कांग्रेस के केपी यादव या जो यादव है, अगर अरुण यादव किया जाता है तो यादव फैक्टर का अरुण यादव को उसका लाभ मिल सकता है। यही वजह है कि अरुण यादव पर चुनावी मैदान में उतारे जा सकते हैं। उज्जैन में अगर बात करें, पुराना से विधायक है कांग्रेस के महेश परमार, वो चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। विदिशा में शिवराज सिंह सेना के रिटायर्ड हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है। कुल मिलाकर कांग्रेस इस प्रकार की रणनीति है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के कैंडिडेट्स को घेर सफल रहे। अब अभी सबसे बड़ी चुनौती यही, जिस प्रकार जी ने बताया कि लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, सिर्फ नाम क्लियर होने हैं, तो पैनल बना दिए गए, कुछ सीटों पर नाम, कुछ पर। सुनील, मंजरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और मंजरी जैन जी जो भाजपा की प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ गई, उनका स्वागत है। मंजरी जी, अभी हम बात कर रहे थे तो पवन पटेल जी जो बात कह रहे थे कि ये मोदी वोदी की गारंटी कुछ नहीं है, एक सिफुगा है और कांग्रेस में बहुत लंबे लोग हैं जो लड़ने के लिए तैयार हैं। बीजेपी जो है वो स्थानीय लोग को नहीं ढूंढ पा रही, यहाँ वहाँ से आयातित कर रही है और जो कांग्रेस में लगभग हाशिए पे थे उस तरह के लोगों को लेकर एक तरह का प्रचार कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि क्या भाजपा 29 सीटों को डिक्लेयर करके ये मान रही है कि हम इस रेस में बहुत आगे हैं, या कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, इस तरह का आप लोग जो एक परसेप्शन बना रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है? देखिए, हकीकत तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संगठनात्मक रूप से तो बहुत मजबूत है ही,
और पब्लिक में भी बहुत अच्छी छवि है। मैं समझती हूँ कि जितनी बातें पवन पटेल जी ने जो कही, जो कि आपने दोहराई हैं, मैं सुन तो नहीं पाई थी, तो मुझे लगता है वो जो एक उंगली हमारी तरफ उठा रहे थे, 3 उंगलियां उनकी तरफ जा रही थी। जितनी बातें की वो सब उनके ऊपर फिट बैठती हैं। तो मैं समझती हूँ जो अंतर द्वंद से कांग्रेस आज गुजर रही है और जिस तरह आज हाशिए पर आ गई है, और आज इनको ढूंढने से कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और इनके नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, तो ये आज जो स्थिति है कांग्रेस की, जो गर्त में जा चुकी है, भगदड़ की स्थिति मची हुई है, डूबता हुआ जहाज है, और गठबंधन की हालत भी आप सब देख ही रहे हैं। तो जनता पूरी तरह कांग्रेस को नकार चुकी है, क्योंकि इनके पास नेता नहीं है, स्पष्ट कोई नीति नहीं है, कोई विजन नहीं है। विजन क्या है इनके पास कि मोदी जी को कैसे हटाओ और भाजपा को कैसे हटाओ। बस मोदी जी को कोसना और भाजपा को कोसने के अलावा जनता के लिए, देश के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है। एक विजन है, बस उसको वो लेकर चल रहे हैं कि मोदी हटाओ। अब आप ये देखिए कि जनता के सामने इनकी क्या छवि है। आपने इतने साल इस देश के ऊपर राज किया, आपने क्या किया? आप महिलाओं को एक छोटी इकाई शौचालय जैसी मुहैया नहीं करा पाए जो मोदी जी ने दी। ना आप उनको घर दे पाए, ना आप उनको स्वच्छ पानी दे पाए, ना आप उनको बिजली की व्यवस्था कर पाए, ना उनके शिक्षा के स्तर को सुधार पाए, ना आप उनको आर्थिक रूप से सशक्त कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीतियों के कारण आज हमने जो पिछड़े, जो अंत्योदय का जो हमने काम किया, जो समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए जो हमारी योजनाएं आई, और आज जनता उनका लाभ ले रही है। तो आज हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए, तो वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियां थी, मोदी जी के संकल्प की सिद्धि थी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिन सिद्धियों के साथ, जिन संकल्प के साथ, जिन वचन के साथ आगे बढ़ी और एक बहुत लंबी यात्रा की, जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सतत यात्रा रही, आंदोलन किए, उनको आज पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया है। और मोदी की गारंटी पे लोग इसीलिए भरोसा करते हैं, ना सिर्फ देश के लोग भरोसा करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में मोदी जी की तरफ पूरी दुनिया देखती है कि मोदी जी क्या कहने वाले हैं, और मोदी जी की गारंटी पर, मोदी जी की बातों पर भरोसा करती है। तो ये देश के लिए, देश को आज मजबूती जो प्रदान की गई है, जो पूरी दुनिया में आज देश का शीर्ष, माँ भारती का जो शीर्ष ऊंचा हुआ है, वो मोदी जी की स्पष्ट नीति और विजन के कारण हुआ है। तो आज न सिर्फ हम देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया को भी एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। चाहे वो ग्रीन एनर्जी की बात यदि मैं करती हूँ, तो आज सबसे ज्यादा उत्सर्जित करने वाला देश अमेरिका, वो भी उस तरफ नहीं देखता, लेकिन मोदी जी आज ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करते हैं, बजट में उसमें सबसे अधिक बजट का प्रावधान करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और देखिए, मोदी जी का विजन है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। बल्कि मैं समझती हूँ कि सैकड़ों सालों तक, 1000 साल के लिए भी आज भारत को समृद्धि के लिए मजबूत कर रहे हैं, भारत की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो उन्होंने पहल की है, जितनी नीतियां आज उनकी आई है, जिस तरह से आज भारत को मजबूत करने के लिए मोदी जी पहल कर रहे हैं, तो हजारों साल तक भारत जो है विश्व गुरु था, वो बना रहेगा। आने वाले समय में ये हमको देखने को मिल रहा है, और इसलिए जनता आज भरोसा करती है। जनता के नेता बन गए मोदी जी, इसलिए परिवार, भारत देश जो है वो उनका परिवार है। वो कहते हैं कि देश का एक एक व्यक्ति उनके परिवार का हिस्सा है, तो इसलिए आज जनता उनके ऊपर भरोसा करती है। कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा, कांग्रेस खत्म हो गई है। कांग्रेस के पास ना तो नेता बचे हैं और ना ही नेतृत्व बचा है, कुछ नहीं बचा है, नीतियां भी नहीं बची हैं। तो अब कांग्रेस का हाल तो बहुत, मैं समझती हूँ इस चुनाव में तो शायद कांग्रेस घर बैठने का काम करेगी। जी जी मंजरी जी, आप लोग तो ऐसे ही चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, और आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेसियों को अपने साथ मिलाते भी जा रहे हैं, और आपकी एक टोली इसी तरह काम भी कर रही है कि कांग्रेस का जो भी आदमी आप पास आता है आप उसको जोड़ लें। कई बार ऐसा जब आप कहते हैं तो मुझे थोड़े आंकड़े में जाना पड़ता है। आप कहते हैं कि 14 से मोदी जी की सरकार है, अभी 24 है, 10 साल में हमारे देश में अगर हम आंकड़ों पे जाएंगे तो महिलाओं की साक्षरता का या पुरुषों की साक्षरता का स्तर जो देश में आज़ादी के समय था और उसके बाद लंबे समय तक कांग्रेस रही, वो स्तर बहुत बड़ा। सर्व शिक्षा अभियान की मैं बात करूं तो वो भी कांग्रेस के समय आया। महिलाओं को पंचायती राज अधिनियम के तहत आरक्षण की बात करूं तो वो भी कांग्रेस के समय आया। राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करूं तो वो भी कांग्रेस के समय आया। मैं रोजगार गारंटी की बात करूं मनरेगा की तो वो भी कांग्रेस के समय आया। ये अलग बात है कि कांग्रेस अपनी विरासत को उस तरह से नहीं संभाल पाई
जो वो पूरे देश में राज कर रही थी, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। उनके पास मोदी जी जैसा नेतृत्व करने वाला नेता नहीं था, जुझारू नहीं था, वो बहुत सारे कारण में हम जा सकते हैं। पर हम ये कहें कि पूरा जो है कांग्रेस ने देश को कुछ, विश्व गुरु जो था, पहले भी हम विश्व गुरु थे, ये बीच में कांग्रेसी आके पता नहीं कहाँ हमको धकेल दिए, हम फिर से विश्व गुरु बन रहे हैं। तो ये हम इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। ये डिबेट तक तो ठीक है, पर जब हम पढ़े लिखे समुदाय से आते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन भी करते हैं और हम देखते हैं। आपने बहुत सारी बातें कही, ये बात तय है, और ये बात, ये परसेप्शन भी है, इसमें मैं कहीं आपसे असहमत नहीं हूँ कि एक माहौल जो है इस समय, चूँकि आपने पूरी 29 सीटें डिक्लेयर कर दी है, तो आप कहीं ना कहीं प्रत्याशी डिक्लेयर करने में आप आगे निकल गए हैं। आपने बहुत सारे लोगों को चुन चुन के अलग अलग तरीके से खड़ा किया है ताकि अपनी जीत को आप बड़ा करना चाहते हैं। आप पिछले चुनाव में भी 28 सीट लेके आए थे, एक 29वीं सीट आपकी छिंदवाड़ा की आपके पास थी, उसको भी घेराबंदी करने के लिए आपने पूरी कोशिश की। हल्ला तो ये था कि कमलनाथ खुद ही चले आएंगे, पर नहीं आए। बड़ा हल्ला मचा था कि भाई कमलनाथ गए, तो कमलनाथ नहीं मिले आपको, तो सुरेश पचौरी मिल गए, आपने उनसे काम चलाया, और अभी आप रोज़ कुछ ना कुछ लोगों को ला रहे हैं। तो आपने जो बात कही, तो क्या वजह है पवन भाई कि जो मंजरी जी कह रही हैं, कुछ तो बात होगी, कुछ तो सच्चाई होगी। मंजरी जी इतने कॉन्फिडेंस से कह रही कि पिछले 10 साल में जो कुछ हुआ और मोदी की गारंटी, मोदी का जादू चल रहा है, आप कहती हैं गारंटी कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। तो ये जनता झूठ के फरेब में, झूठ के छद्म में कैसे फंस जाती है? नहीं, देखिए, जनता फंस रही है कि इनके मैकेनिज्म की जीत हो रही है, कि ये भी एक शोध का विषय है। और रही बात जो मंजरी जी का हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता का कॉन्फिडेंस हो, जब मोदी जी से ही सब सीखते हैं, मोदी जी से कॉन्फिडेंस के जोर जोर से बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, दबा के बोलो झूठ, तो सामने वाले को सच लगने लगता है। तो ये तो ट्रेनिंग इतनी अच्छी मिली हुई है कि उसको कुछ कह ही नहीं सकते हैं। कांग्रेस विहीन भारत बना देंगे और कांग्रेसियों को लेते जाएंगे, उसी विचारधारा को अपने अंदर आत्मसात करते जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के बिना, जैसे एक मोदी जी का था, देश नहीं बिकने दूंगा, सारी कंपनी बेच देंगे, देश नहीं बिकने देंगे, सब कुछ बेच देंगे लेकिन देश नहीं बिकने देंगे, वही हालत है। और ये जो बोल रहे हैं कि 60 साल 70 साल कांग्रेस राज के, कांग्रेस ने इस देश को बनाया, कांग्रेस ने इस देश का निर्माण किया, कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया, कांग्रेस ने जिन संस्थाओं को बनाया, आज मोदी जी उन्हीं संस्थाओं को बेचने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी, आप कुछ भी करोगे उसमें नुक्स निकालेगी। अब अगर हमारे बड़े लीडर बोले कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम दूसरों को मौका देंगे, युवाओं को मौका देंगे, तो मंजरी जी हल्ला करके बोलने, देखो इनके नेता लड़ना नहीं चाहते। और अब अगर दिग्विजय सिंह बोलते मैं चुनाव लड़ूंगा, कहीं पे कोई छोड़ना ही नहीं चाहते, किसी युवा को मौका ही नहीं देना चाहते। तो ये इनका एक जो कहावत है, चिट्टपट मेरा, मतलब कुछ भी बोलते रहो, हम अच्छा भी करेंगे तो उसका कुछ न कुछ। अब कोरोना जैसी महामारी में, आपदा में अवसर खोजने का एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कौन कर सकता है? ऑक्सीजन नहीं थी, पूरा भारत रोड पर मर रहा था भूखों, लेकिन उसका श्रेय भी मोदी जी ले गए हैं। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का परिवार वो किसान नहीं है जिनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। मोदी जी का परिवार युवा नहीं जिसके साथ मोदी जी ने झूठ बोला था। मोदी जी का परिवार हुए पटवारी शिक्षा भर्ती में जो घोटाला किया, उनका परिवार नहीं था। युवा व्यापम जैसा पवन पटेल जी से हमारा संपर्क टूट गया। मैं मंजरी जी आपकी ओर लौटता हूँ। हाँ, बोलिए पवन भाई, कुछ आपकी बात नहीं, अधूरी वही रही। बोल रहे हैं। तुम क्या, अगर मोदी जी का परिवार सब कुछ है तो ये सब भी तो मोदी जी के परिवार हैं। इनका दुख मोदी जी को क्यों नहीं दिखता है? मोदी जी ने गारंटी दी थी, मोदी जी गारंटी देते बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उस महंगाई का क्या हुआ? कौन जवाब देगा इसका? 100 दिन में काला धन आया था, मोदी जी के पास काले धन वालों की सूची हुआ करती थी। उस सूची को लगता है मोदी जी ने जब खोला तो देखा था भाजपा वाले तो बंद करके रख दिया। क्यों नहीं आई सूची बाहर? मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है। एक चीज जो ये लोग बोलते हैं, मोदी जी की जादूगरी सही मायने में है। जिस तरह जादूगर आंख में पट्टी बांध देता है, जो दिखाता है वही दिखता है, उसी तरह मोदी जी ने जादू की पट्टी बांधी हुई है। जादूगरी जरूर अच्छी तरह से आती है। पेपर में देखो, वाह कितना देश आगे बढ़ रहा है, महंगाई कम हो गई, लेकिन जब पेट्रोल डलवाने जाओ तब फटाफट टाटा फिश। जब किसानों के दुगनी करने, आज किसानों के दुगनी करने का मोदी जी ने बोल दिया, चलो मोदी जी को वोट दे दो। लेकिन जब देखा, अरे भैया कहां दुगनी, किसान तो आत्महत्या कर रहा, तो उसका जादूगरी हटती है। बस एक पिंच की जरूरत है। जिस दिन इस प्रदेश और देश की जनता से मोदी जी की जादूगरी की पट्टी हटेगी, उस दिन धरातल में सब चीजें आ जाएंगी। तो अभी तो पवन भाई ऐसा लगता नहीं कि पट्टी हटती दिख रही है। मुझे तो लगता है कि लोग नहीं, देखिए पट्टी, मैं तो कहता हूं मैकेनिज्म
अगर ईवीएम हटा दे तो पट्टी अभी खुल जाएगी, बिना ईवीएम के वोट करा दे, ईवीएम के दम पे जीत रहे हैं। हम तो खुला कह रहे हैं कि ईवीएम अगर हटा दें, इतनी अच्छी नीतियां, इतनी अच्छी पॉलिसी है, डबल इंजन की सरकार है, तो 2047 की जरूरत क्यों पड़ी? पहले थोड़ी थोड़ी हाँकते थे, 2 साल बाद, 3 साल बाद 2026, अब सोचिए तो जवाब देना पड़ता है सीधे 2047। डबल इंजन की सरकार इतनी स्पीड से चल रही है, हमारे अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उसको ड्राइव कर रहे हैं, तो कैसे इसकी जरूरत पड़ेगी? एकदम 2047 छोड़ने अगले साल हो जाना चाहिए, अगले साल हो जाना चाहिए, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, नए नए सबूके, नए नए जुमलों के साथ। अब चुनाव आ गए, देखिए कि चुनाव पवन भाई, मगर क्या है कि बड़े सपना देखना कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर बड़े सपने देख रहे हैं और जब देश 100 साल आज़ादी के मनाएगा तो एक विकसित राष्ट्र कैसा होगा, 100 साल का भारत कैसा होगा, अगर ये विज़न है तो किसी राजनीतिक दल का अगर शीर्ष नेतृत्व ये सोचता है कि मैं अपने देश को 100 साल में कहाँ ले जाऊँगा, अभी मैंने अमृत महोत्सव मनाया है, अब मैं इसके बाद 100 साल में अपने देश को एक ऐसी जगह देखना चाहता हूँ, तो ये तो विजन की बात है। मुझे लगता है मंजरी जी आप नहीं कुछ तो विजन रहे तो हम तो कहते हैं, हम उस विजन का, जो विजन बिना किसी छल कपट के हो, जो बिना किसी स्वार्थ के हो, तो मैं तो उस विजन का स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं आज चाहता तो उस विजन अगर सही होता तो आज बुलेट ट्रेन दौड़ रही होती ना, चलिए बन गई होती ना। मंजरी जी को सुन लेते हैं। मंजरी जी बताइए। पवन पटेल जी, आपने स्वार्थ वाली बात की, स्वार्थ बता दीजिए मोदी जी का क्या है? मोदी जी का स्वार्थ नहीं, जुनून, सत्ता में बने रहना। हम अभी तो आप कह रहे थे स्वार्थ है उनका, अपने अभी तो आप कह रहे थे स्वार्थ है अपना, खुद ही भूल गए, खुद ही भूल गए। एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है, पवन जी मेरी बात, पवन जी आप सुन लो। पवन भाई पवन जी आपने पर्याप्त बोल लिया, अभी मंजरी जी का मौका है, मंजरी जी को बोलने दीजिए। मंजरी जी बोलिए आप। देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। 10 साल की सरकार में एक भी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आपके कितने नेता आज जमानत पर घूम रहे हैं? जिनको आप महिमा मंडित करते हैं, वही नेता आज जमानत पर घूम रहे हैं। ये भ्रष्टाचार का जो बीज आपने बोया था, जीप घोटाले से लेकर और आज तक जितने घोटाले किए हैं चारों दिशाओं में, जमीन पर, थल में, नभ में, अग्नि में, हर जगह आपने घोटाले किए। आपके पूरे परिवार, जो गांधी परिवार है, पूरा जमानत पे घूम रहा है। पवन जी जरा हकीकत से वास्ता रखिए। आप उस प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठाते हैं जिसके ऊपर एक भी आरोप नहीं है, जो देश के लिए, माँ भारती के लिए समर्पित होकर इस देश के लिए काम कर रहा है। उस भारतीय जनता पार्टी पर आप उंगली उठाते हैं जिसका जो प्रथम धर्म है वो राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र सबसे पहले, इसके बाद पार्टी मानते हैं। आप लोग क्या मानते हैं? आपको तो अपना परिवार बचाना है और इसके अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है और जितने आपके गठबंधन में है वो सब परिवारवादी है, भ्रष्टाचारवादी है, जातिवादी है, तुष्टीकरणवादी है। आपके विजन तो देखिए, आप जिन विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ रहा है, जनता आपको छोड़ेगी क्या? ये लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और लोकतंत्र में जनता भगवान होती है और भगवान जनता जो है वो इसका डिसीजन आपको करके दिखा दी है। और आगे 2023 में देखा आपने, अब आगे 2024 में भी देख लीजिए, जो करेगा वो सामने दिखता है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं पहले राउंड में ही आपको ये सब चीजें गिना चुकी हूँ कि हमने किस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के, जैसे कि आप कह रहे थे भाई साहब कि रोजगार गारंटी, सूचना का अधिकार, तमाम आपने चीजें जो गिनवाई थी, तो सिर्फ वो आई थी योजनाएं, इंप्लीमेंट नहीं करवा पाई थी सरकार, उसका लाभ नहीं मिला था जनता को। अगर पंचायती राज में 50% आरक्षण देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और आज 50% से अधिक महिलाएं पंच, सरपंच और नगर पालिका अध्यक्ष, नगरीय निकायों में पार्षद बनकर बैठी हुई हैं। तो आज उससे आगे बढ़कर देखिए, हमने आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से तो महिलाओं को सशक्त किया ही, और सामाजिक रूप से उनकी सहभागिता बढ़े उसके लिए भी हमने सशक्त किया। लेकिन अब नीति निर्धारण में भी उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो, उसके लिए महिला आरक्षण बिल यदि किसी सरकार ने पास कर पाए तो मजबूत इच्छा शक्ति थी मोदी जी की कि महिलाओं को हमने सशक्त करना है हर क्षेत्र में, तो महिला आरक्षण बिल पास हुआ। आप क्यों नहीं कर पाए? आपने क्यों नहीं किया? मैं आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही होता है कि आपकी सरकार इस देश में सबसे ज्यादा दशक हो रही, लेकिन आप एक छोटी सी इकाई
शौचालय महिलाओं को नहीं दे पाए, उनके सम्मान के लिए कितनी कितनी गिरने जैसी बात है, कितनी छोटी इकाई थी चलिए जिसे आप पवन पूरा भाई, नहीं कर पाए। वहां से पवन जी, लेके आज देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। हमने छोटे से छोटा काम भी किया और मंजरी इसके जी, अलावा हमने चलिए देश को पवन जी से भी सुन लेते हैं कि भाई पवन जी, इतनी साफ सुथरी भाजपा है और उसमें कोई दाग नहीं है, आपके सब दागदार लोग जाके उसको अपवित्र करने में क्यों लगे? भाई इतनी साफ सुथरी पार्टी में, और पता नहीं ये अपनी साफ सुथरी पार्टी में आपके यहाँ के बाकी लोगों को और दूसरी पार्टी के लोगों को क्यों ले रहे हैं, जबकि इनके पास इतना मजबूत संगठन है? तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि, और भाजपा को भी सोचना पड़ेगा। और जो मंजरी जी ने कुछ सवाल उठाए बुनियादी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की जिसकी वो बात कर रही थी, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही थी, एक गौरवपूर्ण इतिहास की बात कर रही थी, तो ये सारी बातें वो सवाल उठा रही कि आप बहुत लंबे समय तक शासन में थे, तो आपने ये क्यों नहीं किया? संक्षेप में बताइए। नहीं, देखिए, ये तो इनके सब फूके हैं कि क्यों नहीं किया। अगर हमने किसी स्कीम को, किसी नीति को क्यों आम जनता के लिए लाए हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन लाए, तो क्लियर है कि हमारा इंटेंशन था, तब हम लेके आए। और ये जो बोल रहे हैं कि देश जिस दिन आजाद हुआ, किस परिस्थिति में अंग्रेजों ने इस देश को छोड़ा होगा, हमने इतनी संस्थाओं का निर्माण किया, ऐसा नहीं था कि अंग्रेज छोड़े हैं तो सबसे पहले हम शौचालय बनवाने लगे। उस समय की परिस्थितियां कह रही होंगी, रोड का निर्माण कराया, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कराया, वो सब कांग्रेस पार्टी की ही देन थी, जिसके कारण नींव आज रखी गई, संविधान को जिस तरह सुरक्षित रखा गया। तो ये मंजरी जी, अलग बात है कि अब 20 साल बाद इनका क्या फलसफा है, हमने रोड बनवाई, अब रोड उखड़ गई तो इसमें इन्होंने रोड में डामर लगवा दी और मोदी जी का फोटो लगा दी, ये देखो हमने रोड में डामर करवाया है। तो ये कोई बात नहीं है। चलिए चलिए पवन जी, थोड़ा हम अपने विषय पे लौटते हैं। सुनील की बात कर लेते हैं। सुनील मैं वही कह रहा हूँ। सुनील, ये जो पवन जी कह रहे हैं, मंजरी जी कह रही हैं, पर हम ये बात कर रहे थे कि अभी जो सीटें डिक्लेयर हुई है उसमें कहीं भाजपा बढ़त लेते दिख रही है। एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर भाजपा ने क्रिएट किया है, और अभी कांग्रेस, जैसा कि पवन जी कह रहे हैं कि अभी नाम डिक्लेयर हो जाएंगे, तो प्रारंभिक रूप से जो रुझान है या जो कहते हैं एक माहौल है, माहौल की बात कर सकते हैं। माहौल जरूरी नहीं कि वो वोट में कन्वर्ट हो, पर अभी जो माहौल है राज्य का, मध्य प्रदेश का, वो क्या कुछ कहता है? देखिए, बीजेपी क्रिकेट की भाषा में अगर सवाल भी कहें तो जब कोई भी टीम टॉस जीतती है तो ये मानकर चलती है कि टॉस जीता यानी मैच जीता। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि उसने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए तो वो चुनाव जीत चुकी है। लेकिन दूसरी बात अगर हम कहें, जो पवन जी कह रहे थे कि मोदी के मैजिक की बात कर रहे थे कि आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और जब पट्टी उतरेगी, सवाल यही है सुभाष जी कि पट्टी उतारेगा कौन? पक्ष में कांग्रेस तो दूसरी पार्टियां हैं, तो आज पार्टियां सोच के चल रही हैं कि मीडिया ये पट्टी उतारे। जनता के सामने जो सच्चाई बयां करती है, कांग्रेस इतनी बड़ी यात्रा निकाल रही है देश में, उसमें पट्टी नहीं उतर पा रही है। जनता के पास इनके नेता जा रहे हैं तो सही से या तो मोदी जिस प्रकार की गारंटी बात कर रहे हैं वो जनता को नहीं बता पा रहे कि गारंटी नहीं है, सिर्फ हवाई चीजें हैं, ये नहीं कर पा रहे। टीवी पे बहुत अच्छे से प्रवक्ता तो अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जो नेता ग्राउंड पे होते हैं वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहे, आम जनता तक संदेश डिलीवर नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि चलिए देखिए कि चुनाव में आना ठीक है। अभी हम देखते हैं कि 29 सीटें भाजपा ने डिक्लेयर कर दी है, और अभी कैंडिडेट डिक्लेयर करने में तो वो आगे हैं। और एक परसेप्शन जो सुनील कह रहे थे कि मैच में जो टॉस जीतता है वो ये मान के चलता है कि आगे भी जीत उसकी होगी, पर कोई बॉलर ऐसे आते हैं जो अच्छे बैट्समैन को जो है वो आउट कर देते हैं। तो आने वाले समय में देखते हैं कि जो दांव कांग्रेस फेंकने वाली है उसमें कितने लोग गुगली डालेंगे, कितने जो है वो स्पिन में करेंगे, कितने फास्ट बॉलर हैं, ये आने वाला समय बताएगा। आप हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।